के पास इकट्ठा करनी शुरू की और तेजी से सड़कों का निर्माण भी इस पूरे इलाके में किया। चीन ने भारत के निर्माण को भी अपनी इसी साजिश के तहत गलत ठहराया। चीन अपने नक्शे में गलवान घाटी और गलवान नदी को अपना बता रहा है, जो कहीं से भी सच नहीं है, और इसलिए हिंदुस्तान के सैनिक अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने से पहले चीनी साजिशों से देश की सरहद को महफूज कर चुके थे। और अब अगर चीन किसी और साजिश के बारे में सोच रहा है तो उससे पहले पीएम मोदी की इन बातों को सुन लेना चाहिए। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। अब दुनिया जानती है कि चीन ने भारतीय जवानों पर हमला किया था और यह जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत किया था। ऐसा करके चीन ने दोनों देशों के बीच दशकों पहले हुए समझौते का उल्लंघन भी किया, और यही वजह है कि चीन की सेना को भारतीय सेना के पराक्रम का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन की सरकार बातचीत से भारत के साथ विवाद सुलझाने की बात कह रही है, लेकिन चीन की सेना लद्दाख की सीमा पर आक्रामकता दिखा रही है और चीन के धोखे वाले इतिहास से सबक सीखते हुए भारत की सेना एलएसी पर पूरी तरह से तैयार है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बैठक हुई। बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने सेना को थल सीमा, वायु सीमा और समुद्री सीमा पर चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। भारतीय सेना को चीन की आक्रामकता का जवाब देने की पूरी छूट दी गई है। इंडियन आर्मी जो है हर प्रकार की स्थिति के साथ डील करने के लिए हमेशा तैयार होती है। इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और प्रोफेशनल आर्मी को हर तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव लगातार जी न्यूज पर देशहित पराक्रम विशेषांक में फिलहाल इतना ही। और अब डीएनए स्पेशल सुधीर चौधरी के साथ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज के इस विशेष डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम आप सबके सामने लाइव हैं और आप सब जानते हैं कि रविवार को डीएनए का प्रसारण नहीं होता है, लेकिन आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डीएनए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुए युद्ध की ऐसी ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले ना तो सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। आज का दिन भारत के लिए बहुत शानदार दिन है। आज पूरे भारत की धमनियों में वीर रस प्रवाहित हो रहा है और भारत का जोश अपने उच्चतम स्तर पर है। गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आज हम आपको देने वाले हैं, वो आपको ये बताएंगी कि कैसे 15 जून की रात भारत के जवानों ने, भारत के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पूरी ताकत के साथ चीन से प्रतिशोध लिया था, बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को मारकर और चीन की सेना के एक कर्नल को अपने कब्जे में लेकर चीन के घमंड को चूर चूर कर दिया था। आज पूरे भारत को और पूरी दुनिया को यह पता चलेगा कि पीएलए का घमंड उस दिन कैसे टूटा था और पीएलए के जितने भी जवान हैं वो 15 जून की रात को जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। आप जानते हैं, हमारे ही देश में बहुत सारे लोगों के कान ये सुनने के लिए तरस रहे हैं कि चीन के सैनिक हमारी सीमाओं में घुस आए हैं। वो उनके कान ये सुनने के लिए तरस रहे हैं कि हम कहीं से ये मान लें कि हमारी सीमाओं में घुसपैठ हो चुकी है और हम चीन के सैनिकों को बाहर खदेड़ने में नाकामयाब रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस थ्योरी पर विश्वास करना चाहते हैं और उन्होंने कर भी लिया था। 15 जून की रात जब पूरा देश, आप सब गहरी नींद में सो रहे थे, तब भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट की घातक प्लेटून के जवान गलवान घाटी में चीन को आधुनिक युद्ध इतिहास का सबसे कड़ा सबक सिखा रहे थे।
यह युद्ध 3 हिस्सों में लड़ा गया था, यानी यह युद्ध असल में 3 बार हुआ उस रात, जिसमें भारत के सैनिकों का सामना चीन के उन नए सैनिकों से हुआ जिन्हें यहां इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा गया था। इसका मतलब यह है कि चीन ने नई पलटनें वहां पर बुलाई हैं, नए सैनिकों की डिप्लॉयमेंट वहां पर की है, क्योंकि जो सैनिक उस दिन वहां लड़ रहे थे चीन की तरफ से, वो बिल्कुल नए सैनिक थे जो इससे पहले वहां नहीं देखे गए थे। चीन को सबक सिखाने वाले जवानों में 3 मीडियम रेजिमेंट और 3री पंजाब रेजिमेंट के जवान भी शामिल थे। और सूत्रों से मिली इन जानकारियों के मुताबिक भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दनें और उनकी रीढ़ की हड्डियां उस दिन तोड़ दी थी। ये जवान अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की शहादत का बदला ले रहे थे और भारत के सैनिकों का यह रौद्र रूप देखकर उस रात चीन की सेना बुरी तरह से घबरा गई थी। कहा यह जा रहा है कि यह युद्ध के आधुनिक इतिहास में बिना हथियारों के लड़ी गई सबसे खूनी लड़ाई थी, जिसमें किसी बंदूक का, किसी शस्त्र का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि इसे युद्ध के प्राचीन तरीकों से लड़ा गया। इनमें सैनिकों ने लाठी, डंडे और रॉड और पत्थरों का इस्तेमाल किया। चीन की सेना के पास हथियार तो बहुत हैं, नए नए हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, लेकिन चीन की सेना मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है। आपको याद होगा, हम लगातार आपसे कहते आ रहे हैं कि चीन के सैनिक शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं भारतीय सैनिकों की तुलना में। बहुत सारे लोगों को यह बात मजाक लग रही थी, लेकिन आज जो डिटेल्स हम आपको बताएंगे, आप समझ जाएंगे कि चीन के सैनिक कितने कमजोर हैं। युद्ध में सैनिक की ताकत का पता तब चलता है, हथियार देखकर नहीं पता चलता, बल्कि सैनिकों की मानसिक और शारीरिक मजबूती तब पता चलती है जब हाथापाई होती है और जब हाथों से युद्ध लड़ा जाता है। और इस मामले में चीन भारतीय सेना के सामने बहुत कमजोर साबित हुआ। इसका नतीजा यह है कि अब चीन 15 जून की रात का सबक जिंदगी भर भुला नहीं पाएगा, जबकि भारत के लिहाज से 15 जून की रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। भारत की सेना ने चीन को कैसे सबक सिखाया, कहां सबक सिखाया और कैसे बिना एक भी गोली चलाए चीन के अहंकार को चूर चूर कर दिया, ये सब आज हम आपको तस्वीरों और तथ्यों की मदद से समझाएंगे। आज हमने इस खबर पर एक हैशटैग आपके लिए क्रिएट किया है और यह हैशटैग है गलवान के बलवान। आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो ट्वीट कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्रवाई के साथ ही भारत ने अपने संयम और धैर्य को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है और पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि यह नया भारत है जो किसी भी आक्रमण को नहीं सहेगा और देश के दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देगा। लेकिन हमारे ही देश के कुछ नेता और बुद्धिजीवी भारत की हार में अपनी जीत और चीन की हार में अपनी हार देख रहे हैं। भारत की तैयारियों पर सवाल उठाने वाले ये तमाम लोग राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए अपनी ही सेना को हारते हुए देखना चाहते हैं। ये सुनना चाहते हैं कि हमारी सीमा में घुसपैठ हो गई। आज ये सारे लोग हमारा ये शो देखने के बाद, ये सारी जानकारियां देखने के बाद बहुत उदास हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से ये लोग लगातार तालियां बजा रहे हैं। आपने लगातार ये सुना होगा पिछले 2-3 दिन से। ये कुछ एक वर्ग है हमारे देश में जो लगातार आपको ये बता रहा है कि हमारी सीमाओं में चीन के सैनिक घुस आए हैं, हमारी सीमाओं में घुसपैठ हुई है और हम उन्हें वापस खदेड़ने में नाकामयाब रहे हैं और सरकार कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि तस्वीर इससे बिल्कुल उल्टी है। घर में घुसकर उन्होंने नहीं मारा, घर में घुसकर भारत के सैनिकों ने मारा है। और 2 बड़ी बातें आज आपको जान लेनी चाहिए, वो ये कि चीन की जो सैनिक हैं वो बड़ी संख्या में 15 जून की रात को मारे गए हैं। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्हें इस कदर मारा गया है कि उनकी गर्दनें टूट चुकी थी, उनकी रीढ़ की हड्डियां टूट चुकी थीं। और अगर आप उनकी लाशों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस दिन भारत के जो सैनिक थे कितने क्रोध में थे और उन्होंने कैसे चीन के सैनिकों की निर्मम हत्याएं की हैं। उस दिन किस तरह से पीएलए के सैनिकों को उस दिन मारा गया है। पीएलए के लिए यह बहुत ही शर्मनाक बात है, इसलिए चीन और पीएलए के लोग कभी आपको बताएंगे नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उस रात को भारत के सैनिकों ने पीएलए के एक कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल को अपने कब्जे में ले लिया था। वो हमारी गिरफ्त में था और बाद में उस कर्नल को छोड़ दिया गया।
अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 15 जून की रात गलवान घाटी में आखिर क्या हुआ था। आपको पता नहीं होगा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। आज पहली बार देश के सामने हम गलवान की लड़ाई की पूरी डिटेल्स आपके सामने लेकर आए हैं। 15 जून की उस रात को गलवान घाटी में क्या हुआ था, कैसे इस टकराव की शुरुआत हुई थी और इस टकराव का नतीजा क्या रहा, इसकी पूरी जानकारी आज आप सब पहली बार जानने वाले हैं। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने सब काम छोड़ दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में आप अपने सैनिकों पर गर्व करेंगे। आपको पता चलेगा कि भारतीय सैनिक चीन के सैनिकों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और जो लोग लगातार कई दिन से आपको यह बताते आ रहे हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है, हमारी सीमाओं में घुसपैठ हो गई है, हम चीन से मुकाबला करने के काबिल नहीं हैं, हम चीन के सैनिकों से कैसे लड़ेंगे, वो सारे लोग आपको बरगला रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। और हमारे देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो मन ही मन ये चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि भारत की हार में वो नरेंद्र मोदी की हार देखते हैं। ये नहीं जानते कि भारत की हार का मतलब है भारतीय सेना की हार, और भारतीय सेना की हार बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप जिस सेना से ये शिकायत कर रहे हैं, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप जिस सेना से ये समझे बैठे हैं कि उसने चीन की सेनाओं को अंदर आने दिया, आज आपको पता चलेगा तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। आपको याद होगा 6 जून को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी और इसी में यह तय हुआ था कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, यानी भारत और चीन के सैनिक दोनों ही आमने सामने की स्थिति से धीरे धीरे हट जाएंगे, दोनों लोग उस इलाके से अपने सैनिकों को पीछे हटा लेंगे। यह तय हुआ था उस समझौते में। 6 जून को यह तय किया गया था कि दोनों देश के सैनिक अपनी अपनी जगहों से कुछ किलोमीटर पीछे हट जाएंगे, जिससे यह तनाव कम हो सके। आज हम आपको पूरे नक्शों के साथ यह समझा रहे हैं। यह वो जगह है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर यह संघर्ष हुआ था। यहां पर आप देख लीजिए, संघर्ष वाली जगह आपको दिखाई दे रही है। यह पेट्रोलिंग P14 जहां पर यह संघर्ष हुआ है। में यह तय हुआ कि LAC के पास बने जिस अस्थाई स्ट्रक्चर पर विवाद हो रहा है, यानी जो अस्थाई टेंट चीन के सैनिकों ने वहां पर लगा लिया था, उस टेंट को, उस स्ट्रक्चर को हटाया जाएगा। और इसी अस्थाई स्ट्रक्चर को हटाने के लिए 15 जून को स्थानीय कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसमें भी यह तय हुआ कि चीन का एक टेंट जो ठीक LAC के सामने लगा था, उसे हटाया जाएगा, क्योंकि LAC पर नियम यह होते हैं कि आप LAC से कितनी दूर तक, एक खास दूरी तक टेंट नहीं लगा सकते, कितनी दूरी तक कोई अस्थाई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, यह तय होता है। और कितनी दूरी तक आप कोई पक्का निर्माण नहीं कर सकते, यह भी नियमों में लिखा होता है, यह भी तय होता है। लेकिन चीन ने इन नियमों का उल्लंघन किया था। पहली बात यह है, 15 जून की शाम को 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, जो गलवान घाटी में शहीद हुए, वो अपने कुछ सैनिकों को लेकर इस विवाद की जगह पर यह देखने के लिए गए थे कि चीन ने जो बातें समझौते के दौरान मान ली थीं, उन बातों का, उन शर्तों का वो पालन क्यों नहीं कर रहा। कर्नल संतोष बाबू 30 से 35 सैनिकों के साथ उस जगह पर गए, और वो खुद इसलिए भी गए थे क्योंकि वो जानते थे कि यह मामला कितना संवेदनशील है। इसलिए हमारे देश के बहुत सारे नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं और उठाएंगे कि एक कमांडिंग ऑफिसर लेवल के अफसर को, एक कर्नल को खुद जाने की क्या जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील था। कर्नल संतोष बाबू नहीं चाहते थे कि ऐसा मामला किसी युवा और जूनियर अफसर के हवाले किया जाए, क्योंकि कर्नल संतोष बाबू खुद बहुत शांत और सौम्य स्वभाव के थे और वो जानते थे कि चीन के सैनिकों के साथ कैसे बातचीत करनी है। हिंसा करने का उनका कोई इरादा नहीं था, लड़ाई करने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो बातचीत करने के लिए गए थे। इसलिए वो स्वयं विवाद की जगह पर गए, लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कि जिस अस्थाई स्ट्रक्चर को हटाने पर चीन के अधिकारियों ने, उनसे जो बातचीत हुई थी, वो तैयार हो गए थे, उस स्थान पर फिर से चीन के सैनिकों ने नया स्ट्रक्चर बना दिया है। ये बात
भारतीय सेना को मंजूर नहीं थी। यहां पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि सैनिकों को लेकर कर्नल संतोष बाबू जब विवाद के स्थान पर चीन के कैंप के पास पहुंचे तो उन्हें चीन के वो पुराने सैनिक इस बार नहीं दिखे जो पहले इस इलाके में तैनात थे। इसलिए इस बात को आपको नोट करना होगा कि उस दिन चीन के कुछ नए सैनिक पहली बार वहां पर दिखाई दिए। जिन सैनिकों की तैनाती पहले वहां पर थी वो सैनिक उस दिन वहां पर नहीं थे, यानी चीन कुछ नए सैनिकों को लेकर वहां पर आ गया था। जो पुराने सैनिक थे वो सब एक दूसरे को जानते हैं। चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को जानते हैं, हमारे सैनिक उन सैनिकों को जानते हैं, उनकी आपस में केमिस्ट्री भी ठीक ठाक है। इन नए सैनिकों को ना तो भारतीय सैनिकों से बातचीत का कोई तौर तरीका पता था, ना ही इन्हें एलएसी पर नियमों और परंपराओं के बारे में कोई पता था। क्या एसओपी होती है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि चीन ने एलएसी के पास पुराने सैनिकों को हटाकर चुपचाप नई टुकड़ियों और नए सैनिकों की तैनाती की है। यहीं से हिंसक टकराव की शुरुआत हुई। कर्नल संतोष बाबू ने जब इन सैनिकों से बातचीत शुरू की और पूछा कि जब पोस्ट को हटाने की बात हो गई थी तो चीन के सैनिकों ने फिर से यह पोस्ट क्यों बनाई, यह उनका सवाल था। इसी पर चीन के नए सैनिक उग्र हो गए। उनमें से चीन के एक सैनिक ने आगे आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दिया और उनके साथ बदतमीजी की। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ इस तरह धक्का मुक्की बदतमीजी भारतीय सैनिकों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। इसे देखकर भारतीय सैनिक गुस्से में आ गए और उन्होंने जवाब में चीन के इन नए सैनिकों की पिटाई शुरू कर दी। भारत के सैनिकों ने वहां पर मौजूद चीन की इस पोस्ट को तब नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में चीन के कई सैनिक घायल हुए और भारत के भी कई सैनिक घायल हुए। चीन के कई सैनिक वहां से इसके बाद भाग गए या पीछे हट गए, लेकिन यह सिर्फ लड़ाई का पहला राउंड था, इसलिए यह लड़ाई का पहला राउंड यहां पर समाप्त होता है। कर्नल संतोष बाबू इस वक्त यह समझ चुके थे कि टकराव अब बड़ा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने घायल सैनिकों को वापस भारतीय पोस्ट पर भेजा और वहां से ज्यादा संख्या में जवानों को भेजने के लिए कहा, क्योंकि गलवान घाटी की इस जगह पर लड़ाई का दूसरा राउंड तब शुरू हुआ जब कर्नल संतोष बाबू की टीम इस जगह से और आगे बढ़ी और आगे पेट्रोलिंग में उन्होंने देखा कि चीन ने इसके आगे तो और बड़ी संख्या में अपने सैनिक जुटा लिए हैं। यानी जब ये और आगे गए तो इन्होंने देखा कि चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को वहां इकट्ठा कर रखा था, जिसका अंदाजा शायद हमारे सैनिकों को नहीं था। यह भी नियमों का उल्लंघन था, लेकिन अब तक चीन के सैनिक घात लगाकर ज्यादा संख्या में वहां पर आ चुके थे। दूसरे राउंड की लड़ाई 15 जून को रात करीब 9 बजे तक चली और कर्नल संतोष बाबू इसी दूसरे राउंड की लड़ाई में शहीद हुए। जब यह खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि जब यह दूसरे राउंड की लड़ाई चल रही थी तो बहुत सारे सैनिक भारत के ऐसे थे और चीन के भी, जो कि लड़ते लड़ते ये टेरेन ऐसा है कि वहां पर पीछे गिरने का डर रहता है। हमारे सैनिकों के पीछे एक नाला था जो नदी थी, उस नदी में हमारे कई सैनिक गिर गए, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और वो शहीद हो गए। क्योंकि भारतीय सेना में कमांडिंग अफसर को सैनिक पिता तुल्य समझते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को हाथ लगाना तो दूर, उनसे अभद्र भाषा में बात करना भी हमारे देश के सैनिक बर्दाश्त नहीं करते। और ऐसे में जब उनके कमांडिंग अफसर की इस तरह बर्बर हत्या की खबर उन्हें मिली तो भारत के सैनिकों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो क्रोध से पागल हो गए और यहीं से उस रात की लड़ाई का तीसरा राउंड शुरू हुआ, जो सबसे भयानक राउंड था और जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की जान गई। तीसरे राउंड की लड़ाई करीब आधी रात तक चली। कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर के बाद न सिर्फ 16 बिहार रेजिमेंट बल्कि आसपास के इलाकों में जो दूसरी टुकड़ियां तैनात थीं भारतीय सेना की, वो भी टकराव की जगह पर पहुंच गई। बहुत ही जल्द वहां पर 400 से 500 सैनिक इकट्ठा हो गए दोनों तरफ से, और फिर चीन के सैनिकों के साथ वो हिंसक टकराव हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। और यहां पर ध्यान से सुन लीजिए आप, चीन के 40 से 50 सैनिक बहुत बुरी मौत मारे गए। हमारे देश के वो नेता जो तालियां बजा रहे हैं, जो ये चाहते हैं सुनना कि हमारे देश में घुसपैठ हो गई, हम चीनी सैनिकों को रोक नहीं पाए, चीन के सैनिकों ने घर में घुसकर मारा, जो ये बातें कर रहे हैं, हमारे लोगों ने सरेंडर कर दिया, जो इस तरह की बातें करके भारत को बदनाम कर रहे हैं, उन्हें जानकर आज बहुत दुख होगा और उनकी तालियां बंद हो जाएंगी जब उन्हें यह पता चलेगा कि चीन के 40 से 50 सैनिक उस लड़ाई में मारे गए और वो भी बहुत बुरी मौत मारे गए।
इस तीसरी लड़ाई में दोनों देशों के कई सैनिक लड़ते लड़ते गलवान नदी में गिर गए और यही लोग थे जो मारे गए, यानी ज्यादातर लोग ऐसे थे जो गिरने की वजह से मरे। तीसरे राउंड की लड़ाई में 16 बिहार रेजिमेंट के साथ इस रेजिमेंट के घातक प्लेटून 3 मीडियम रेजिमेंट और तीसरी पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी थे। हमारे सैनिकों ने एक खास जगह पर, जहां पर चीन का कर्नल खड़ा हुआ था, उनका कमांडिंग ऑफिसर खड़ा हुआ था, वहां पर हमला किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के इस कमांडिंग ऑफिसर को, इस कर्नल को वहां से जिंदा पकड़ लिया और वहां मौजूद चीन के 7 सैनिकों को तुरंत मार दिया। तो यहां पर जो नई बात हम आपको आज बता रहे हैं वो ये कि चीन का एक कर्नल हमारी गिरफ्त में आ चुका था, उसे भारतीय सैनिक पकड़कर यहां पर ले आए और ये पीएलए के लिए बहुत शर्मनाक बात है। शायद पीएलए ने पहली बार ऐसा देखा होगा जब भारत के सैनिक उसके कर्नल को पकड़कर ले गए। भारत के सैनिकों ने भागते हुए चीन के कई सैनिकों का पीछा भी किया। इसलिए दूसरी नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों का इतना क्रोध देखकर वहां से डर गए और उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे सैनिक भी क्रोध में इतने पागल थे कि उन्होंने उन सैनिकों का पीछा किया, उन्हें जाने नहीं दिया, जिससे ऐसी अपुष्ट खबरें आई कि पीछा करते समय हमारे कुछ सैनिक चीन के कब्जे वाले जगह पर पहुंच गए और वहां चीन के कब्जे में ये लोग आ गए। ये वो सैनिक थे जो चीन के भागते हुए सैनिकों का पीछा कर रहे थे। और पीछा क्योंकि वहां पर कोई इस तरह की सड़क नहीं है, कोई ऐसा नक्शा नहीं है, किसी को यह नहीं पता कि कौन सा इलाका किसके कब्जे वाला है। एलएसी में इतना कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन के दौरान वो ऐसे हिस्से में चले गए चीन के सैनिकों का पीछा करते करते जहां चीन की सेना बड़े संख्या में मौजूद थी और इस दौरान वो चीन के कब्जे में आ गई। ये अपुष्ट खबरें हमारे पास हैं। इस हिंसक टकराव के बाद भारत और चीन के बीच 2 बार मेजर जनरल रैंक की बातचीत हुई। हमारे सूत्रों के मुताबिक उस बातचीत के बाद ही बंधक बनाए गए चीन के इस कर्नल को छोड़ा गया था। यानी चीन का एक कर्नल कई दिनों तक हमारी गिरफ्त में रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 जून की रात इस लड़ाई में भी भारतीय सेना ने अपना कोई अनुशासन नहीं तोड़ा और इसके लिए भारतीय सेना को सलाम करना चाहिए। चीन के साथ उन्होंने किसी समझौते का उल्लंघन नहीं होने दिया और उन्होंने इस दौरान अपनी जान दे दी, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई, हथियार का कहीं इस्तेमाल नहीं किया। हथियार न चलाने के बावजूद भारत के सैनिकों ने चीन के इस धोखे का पूरा बदला वहीं पर लिया। वैसे अब तक चीन के 40 से 50 सैनिकों के ही मारे जाने की अलग अलग सूत्रों से जानकारियां मिली हैं, लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। और इस बात को आप नोट करके रखिए, उस दिन चीन के सैनिकों की बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। इतनी बुरी स्थिति कि चीन के सैनिक वहां अपनी सारी पोस्ट छोड़कर पीछे भाग गए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में चीन के सैनिक घायल हुए हैं। हमारे सैनिकों ने चीन के कई सैनिकों की गर्दनें तोड़ दी, कई सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी। जब इन सैनिकों की लाश मिली तो बहुत सारी लाशें ऐसी थी इन सैनिकों की जिनकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी, जिनकी रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई थी। यहां यह बात भी ध्यान देने वाली है कि जब लड़ाई आधुनिक हथियारों और फायर आर्म्स से नहीं होती और लड़ाई प्राचीन काल के हथियारों से लड़ी जाती हैं, प्राचीन तौर तरीकों से लड़ी जाती हैं, तो वो लड़ाइयां और भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। और उन लड़ाइयों में यह पता चलता है कि कौन सा सैनिक असल में ताकतवर है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। गलवान घाटी की लड़ाई पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। चीन के सैनिकों के पास खास तरह के डंडे थे जिनमें उन्होंने नुकीली कीलें लगाकर रखी हुई थी। यह बहुत खतरनाक हथियार होता है। ऐसे हथियार एक बार में ही किसी की जान ले सकते हैं। इस तरह के हथियार चीन के सैनिक लेकर आए थे। चीन ने इन हथियारों को भारत के सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया। जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने चीन के सैनिकों के इन हथियारों को छीन लिया और उन्हें इन्हीं हथियारों से, यानी चीन के सैनिकों से उन्हीं के हथियार छीनकर उससे उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि पीएलए के ये सैनिक जीवन भर याद रखेंगे। अब आप सोचिए कि भारतीय सेना न सिर्फ चीन के सैनिकों के गढ़ में जाकर, उनके घर में जाकर अपने शहीद जवानों का बदला लेकर आई, बल्कि उनके कमांडिंग ऑफिसर को भी बंधक बनाकर अपनी तरफ ले आई। ऐसी वीरता आपने इससे पहले कहां सुनी है, कहां देखी है? ये बहुत बड़ी वीरता है
भारतीय सैनिकों की बात ये 3-4 दिन तक सामने नहीं आ रही थी। अब ये बात सामने आई है। आप जानते हैं हमारी सेना कभी भी अपने बारे में बड़े बड़े दावे नहीं करती। हमारी सेना तब भी शांत रही, हमारी सेना तब भी चुप रही। कोई डिटेल्स हमारी सेना ने औपचारिक रूप से किसी को नहीं दी। और चीन की सेना जानबूझकर इस बात को छुपाए रखती रही कि उनके कितने सैनिक मारे गए हैं और उनके सैनिकों की कितनी बुरी हालत इस दौरान हुई थी। आज चीन को यह समझ में आया होगा कि पीएलए के सैनिकों को अभी कितनी और तैयारी करने की जरूरत है। अब आपको नक्शे के जरिए टकराव वाली जगह के बारे में हम समझाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि चीन ने किस तरह से एलएसी के पास वाले इलाके में अचानक अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी, जिससे यह पता चलता है कि चीन इस टकराव के लिए पूरी तैयारी के साथ आया था और गलवान घाटी में जो भी हुआ उसके लिए सीधे सीधे चीन जिम्मेदार है। गलवान घाटी में जिस जगह पर 15 जून की रात को हिंसक टकराव हुआ वो जगह एलएसी के बहुत करीब है। यह भारतीय सेना का पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जिसे PP14 कहते हैं, जहां चीन के सैनिकों ने जबरदस्ती एक अस्थायी पोस्ट बना ली थी और जिन पोस्ट को नष्ट करने के लिए 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत में सहमति बन गई थी। लेकिन चीन ने वो पोस्ट हटाई नहीं और जब भारतीय सैनिकों ने इस पोस्ट को नष्ट किया तो चीन ने इसके बाद लड़ाई शुरू कर दी। पूरा नक्शा आपके पास है। जहां पर यह संघर्ष हुआ उस जगह को आप देख सकते हैं। PP14 ये जगह है और जो काली सीमा आपको नजर आ रही है, ये जो काली लाइन रेखा आपको नजर आ रही है, ये वो सड़क है जो भारत ने इस पूरे इलाके में बना ली है। और जो पीली रेखा आपको दिखाई दे रही है ये LAC है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो भारत ने सड़क बनाई है 323 किलोमीटर लंबी सड़क, ये जो काली रेखा से आपको दिख रही है ये LAC के काफी अंदर है और भारतीय सीमा के अंदर है, बहुत अंदर तक है। LAC जो कि पीली रेखा है, आप देखेंगे हमने जो सड़क बनाई है अपने इलाके में बनाई है और हमने LAC को कहीं भी ना तो पार करने की कोशिश की है, बल्कि आप देखेंगे तो हमने LAC के बहुत अंदर अंदर रहते हुए ये सड़क बनाई है। अब चीन की समस्या यह है कि चीन नहीं चाहता कि ये DSDBO रोड जिसे हम कहते हैं ये रोड वहां पर बने, क्योंकि इस रोड से पहले भारत को यहां पहुंचने में हमारे सैनिकों को 8.5 घंटे लगते थे और यह सड़क बनने के बाद अब सिर्फ 35 मिनट वहां पर लगते हैं और चीन से यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही। चीन ने भारत के साथ यह टकराव बहुत योजना बनाकर किया, अचानक नहीं हुआ। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा सबूत मिल जाएगा। हम आपको 9 जून और 16 जून की 2 सैटेलाइट पिक्चर्स इस समय दिखा रहे हैं। दोनों का अंतर समझिए। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जो टकराव वाले स्थान से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि 9 जून को किसी तरह की कोई गतिविधि यहां पर नजर नहीं आ रही है, कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। यह आप पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे 9 जून की तस्वीर है, कोई हलचल नहीं। पूरा पैसेज अगर आप देखेंगे तो खाली है। लेकिन जब आप 16 जून वाली तस्वीर देखेंगे तो आपको मलबा नजर आएगा यहां पर जो पहले नहीं था। चीन के सैनिकों के ट्रक नजर आएंगे, वहां पर JCB मशीन आ चुकी हैं और दूसरा साजो सामान भी वहां पर आ चुका है। तो वहां पर बुलडोजर्स आ गए, वहां पर JCB मशीनें आ गईं और भी कई तरह की मशीनरी, हैवी मशीनरी वहां पर देखी गई और चीन के सैनिकों का मूवमेंट भी वहां पर देखा गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जब बातचीत चल रही थी तो चीन दूसरी तरफ अपनी इन तैयारियों में लगा हुआ था। यानी 6 जून को एक तरफ चीन हमसे डीएस्केलेशन के बारे में बात कर रहा था, हमसे यह वादा कर रहा था कि हम अपने सैनिकों को पीछे हटा लेंगे और उसी दौरान लगातार अपने सैनिकों को वहां पर लगाता जा रहा था, नए सैनिकों की तैनाती कर रहा था, वहां पर अपनी मशीन लगा रहा था। गलवान घाटी में उन्होंने पानी को रोकने की कोशिश की, उसका मुंह मोड़ने की कोशिश की, नई सड़कें बनाने की कोशिश की। गलवान घाटी के अलावा एक और जगह ऐसी है जहां भारत और चीन के बीच इस समय बहुत बड़ा विवाद चल रहा है और इस जगह का नाम है पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक
13,900 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई करीब 134 किलोमीटर है। इस झील के करीब 66% हिस्से पर चीन का कब्जा है और बाकी पर भारत का कब्जा है, यानी 66% इलाके पर के पेंगोंग झील के चीन का कब्जा है, क्योंकि यह झील चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से निकलकर भारत तक आती है। पेंगोंग झील के आसपास पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के निचले हिस्सों को फिंगर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका आकार हाथ की उंगलियों जैसा है, इसीलिए इन्हें फिंगर्स कहते हैं। फिंगर 1, फिंगर 2, इस तरीके से पेंगोंग झील इन्हीं फिंगर्स के साथ साथ बहती है। फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और फिंगर 3 और 4 के बीच में भारत की पोस्ट भी मौजूद है। लेकिन भारत की सेना पश्चिम से पूर्व की ओर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती है, इससे पहले भी करती रही है, क्योंकि भारत का दावा है कि LAC असल में यहीं तक है। और इसी तरह चीन यह दावा करता है कि फिंगर 2 तक का इलाका उसका है और इस इलाके की निगरानी के लिए चीन ने फिंगर 8 पर अपनी सैन्य पोस्ट भी बनाई हुई है। नक्शा है, यहां आप देख सकते हैं, और इसमें आपको 2 सीमाएं दिखाई दे रही हैं। जो काले रंग की जो सीमा आपको दिखाई दे रही है वो है भारत की सीमा, और जो पीले रंग की है वो है चीन की सीमा। और ये 2 सीमाएं हैं जहां दोनों देश अपना अपना दावा यहां तक करते हैं। और जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं ये विवादित इलाका माना जाता है। अब ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब चीन ने भारत की सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से रोक दिया। यहां पर आप ध्यान दीजिए, पहले भारत फिंगर 8 तक लगातार वर्षों से पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन अब चीन ने भारत को रोक दिया और फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच 8 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके लिए चीन ने फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच बंकरों का भी निर्माण कर लिया, अपने बंकर्स यहां पर बना लिए। यानी चीन गलवान और पेंगोंग लेक के पास धीरे धीरे उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है जो या तो भारत का हिस्सा रहे हैं या फिर भारत और चीन के बीच विवाद का विषय रहे हैं। और यही वजह है कि चीन भारत के साथ LAC के विवाद को सुलझाना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो चीन भारत के इलाकों का अतिक्रमण इसके बाद नहीं कर पाएगा। चीन को सबसे ज्यादा यह सूट करता है कि LAC डिफाइन ना हो, LAC के बारे में हमेशा कंफ्यूजन फैला रहे, बड़े से बड़े इलाके में को विवादित इलाका घोषित कर दिया जाए और इसी तरीके से धीरे 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 चीन हमारे इलाकों पर कब्जा करता रहे। वो पहले विवादित इलाकों पर कुछ आगे बढ़ता है, 3 कदम आगे बढ़ता है, उसके बाद भारत उस पर ऑब्जेक्शन करता है और फिर चीन 2 कदम पीछे हट जाता है और 1 कदम की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लेता है। ये करते करते पिछले 60 साल में चीन ने हमारी लगभग 43,000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। यहां पर आपको यह भी जान लेना चाहिए, पिछले 60 साल में 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका हम ऐसे ही गंवा चुके हैं। 43,000 वर्ग किलोमीटर। अब से कुछ मिनट पहले ही हमने आपको हैशटैग गलवान के बलवान पर अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए कहा था और 15 से 20 मिनट में ही यह हैशटैग अब ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है। जाहिर है भारत की जनता ने यह प्रतिक्रिया देकर दुनिया को बता दिया है कि कैसे उन्हें गलवान के अपने शूरवीरों पर, गलवान के अपने बलवान पर उन्हें फक्र है और हमने चीन को घर में घुसकर मारा है। जिन जगहों पर चीन ने कब्जा कर लिया था, जो विवादित जगहें थी, वहां पर घुसकर हमने चीन के सैनिकों की वो हालत की है कि चीन शायद दुनिया को बताने में भी शर्मिंदगी महसूस करेगा। 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत ने चीन की सेना को उसी की भाषा में जवाब दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन बुरी तरह से तिलमिला गया। और आपको याद होगा 15 जून की रात जो कुछ हुआ वो तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन यहां आपको चीन के विदेश मंत्रालय के कुछ बयानों को भी आज अब नए परिप्रेक्ष्य के साथ याद करना चाहिए।
पहले 16 जून को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत की सेना ने LAC का उल्लंघन किया है और इसी उल्लंघन के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। यानी चीन हम पर आरोप लगा रहा था कि हमने LAC का उल्लंघन किया है। फिर 18 जून को जब भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, तब भी चीन ने अपना यही आरोप दोहराया। इसके बाद चीन ने LAC का उल्लंघन करने वाले भारतीय सैनिकों पर एक्शन लिए जाने की मांग की। कहा कि आपके लोगों ने उल्लंघन किया है, आप अपने लोगों पर एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए। इसलिए आप पहले अब आज चीन के विदेश मंत्रालय का एक दिन पुराना यह बयान सुनिए और फिर आपको समझ में आएगा कि चीन की इतनी बुरी हालत क्यों है और पिछले कुछ दिनों से चीन जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। 中印边界西段的事件，国务委员兼外长王毅在同印度外长苏杰生通电话时，已经详细阐明中方的严正立场。中方已多次声明，事件发生的起因是印方一线部队公然打破双方军长级会晤达成的共识。 चीन का यह आरोप इसलिए झूठा है क्योंकि भारत की सेना वहां चीन के सैनिकों के साथ हाथापाई करने नहीं गई थी, बल्कि सिर्फ उन्हें उनके वादे की याद दिलाने गई थी। और चीन हमेशा धोखा देता है। लेकिन चीन के सैनिकों ने अचानक वहां पर हमला कर दिया और फिर चीन के सैनिकों ने भी, भारत के सैनिकों ने भी चीन के सैनिकों को अपना रौद्र रूप दिखा दिया। लेकिन इससे एक बात साफ हो गई कि चीन ने यह मान लिया कि भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को उस इलाके में घुसकर सबक सिखाया जहां उन्होंने अवैध कब्जा करके रखा हुआ था। इससे पहले कुछ लोग यह सोच रहे थे कि चीन भारत में घुस आया है और उसकी सेना ने भारत के 20 सैनिकों को मार डाला है। यह थ्योरी बिल्कुल गलत है और यह थ्योरी वो है जो हमारे देश के राहुल गांधी जैसे नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं को और कम्युनिस्ट नेताओं को अच्छी लगती है, सूट करती है। वो यही सुनना चाहते हैं। आपको याद होगा ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था चीन ने हमारी किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया है और हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा नहीं किया है। लेकिन आप सोचिए, हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इसे क्या माना? हमारे देश के नेताओं ने इसे माना कि हमने गलवान जो घाटी है वो चीन को सौंप दी है, हमने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने इसे ये माना और इसीलिए कहते हैं कि हमारे देश के नेता बहुत सस्ती दुकानदारी इस समय अपनी कर रहे हैं, राजनीतिक दुकानदारी। और इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो चाटुकारिता करने के लिए, अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए अपनी ही सेना को हरवाने में लगे हुए हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अपने ही देश की बदनामी करवा रहे हैं और चीन के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जब इस तरह के लोग बात करते हैं टीवी पर आकर, तो चीन और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो इनकी बातों को, इनके ट्वीट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भारत के जो लोग हैं वो खुद अपनी सरकार के खिलाफ और अपनी सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं। जबकि सेना ने पूरे शौर्य के साथ, पूरी हिम्मत के साथ चीन को वो सबक सिखाया है जो कि चीन ने कई दशकों में इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। और इससे पहले कि मैं आपको हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा के पास लेकर चलूं, जिन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाई, दो बातें मैं आपको आगे बताना चाहता हूं जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी बात यह है कि हमने, यानी भारतीय सेना ने, चीन के एक कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ था, जिसे हमने बाद में छोड़ दिया, अपनी दरिया दिली हमने दिखाई। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के सैनिक बड़ी संख्या में न सिर्फ मारे गए हैं बल्कि बहुत बुरी मौत मारे गए हैं। अगर आप उनके शवों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस दिन भारतीय सैनिकों का रौद्र रूप क्या था, उनका क्रोध किस आसमां की किस जगह तक, कहां तक पहुंच चुका था। अब हम चलते हैं कृष्ण मोहन मिश्रा के पास, जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। कृष्ण मोहन मिश्रा, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में, उस दिन 15 जून को क्या हुआ उसके बारे में डिटेल्स बताएं। 15 जून को भारतीय सेना उन सारे एग्रीमेंट्स को अमल करवाने गई थी जमीन पर जिन पर 6 जून को सहमत हुई थी दोनों देशों के बीच में, जब कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी।
15 जून को 16वीं बिहार उस इलाके में तैनात थी, जिसका काम था कि वो सारे एग्रीमेंट को अमल पर लाए। और उस दिन ही इन्हें ये पता लगा कि वहां पर एक अस्थायी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है टेंट चीनी सेना ने, जिसको हट जाना चाहिए था। इनफैक्ट वो हटा भी, लेकिन वो बाद में दोबारा नजर आ गया। और जाहिर है कि इस चीज को लेकर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इस समय स्थिति यह है कि भारत किसी भी स्थिति में भारतीय सेना नहीं चाहती कि कोई भी मामला ट्रिगर हो, एलएसी पर किसी भी गलती से किसी भी उत्तेजना की वजह से मामला ट्रिगर हो जाए। इसलिए कमांडिंग ऑफिसर्स हर जगहों पर, हर बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर्स आगे बैठे हुए हैं, एलएसी के बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। यही स्थिति 16 बिहार की थी, जिनके कमांडिंग अफसर कर्नल बाबू खुद मामले को सुलझाने के लिए उस इलाके तक गए और तब तक शाम हो। कृष्ण मोहन मिश्रा आपको बता रहे थे कि उस दिन की डिटेल्स, उस दिन क्या हुआ है, और नक्शे के जरिए वो आपको समझा रहे थे। इसकी सारी डिटेल्स हम भी आपको बता चुके हैं। यहां पर जो बड़ी बात आपको जानने वाली है वो ये है, हम आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया था ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान, और जिस बयान को हमारे देश के कुछ लोगों ने गलत समझा था, वो बयान भी हम आपको आज दिखाएंगे। जिसका उस बयान में वैसे तो 8 पॉइंट्स थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश के जो नेता हैं, जो कि शायद चीन की मदद करना चाहते हैं, जिन्हें शायद अपने देश पर, अपनी सेना पर विश्वास नहीं है, उन्होंने पहले पॉइंट को पकड़ लिया और यह आरोप लगाने शुरू कर दिए कि शायद भारतीय सेना ने इस जगह को छोड़ दिया और चीनी सैनिकों को अंदर आने दिया। कृष्ण मोहन, मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, आप इसे भी दूर कीजिए कि उस दिन जो हुआ वो उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग है जो आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उस दिन के बारे में। आप मुझे सुन पा रहे हैं कृष्ण मोहन? जी सुधीर जी, अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दिया गया, चीन की आर्मी हमारे घर में घुस आई और हम उन्हें बाहर निकालने में नाकामयाब रहे, हमने बहुत सारा इलाका गंवा दिया और वो आकर यहां पर बैठ गए हैं, ये जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, इसके बारे में आप इसे सही कीजिए। दरअसल इस तरह की बातें फैलाना न केवल भारतीय सेना के मनोबल को पर असर डालना है, बल्कि पूरे देश के मनोबल पर असर डालना है, क्योंकि चीन ऐसी हरकतें पहले भी करता रहा है। लेकिन 1962 की लड़ाई को छोड़ दें तो उसके बाद से कभी भी चीन को भारतीय सेना के शौर्य के आगे कभी भी उसके कदम ठहर नहीं पाए। और इस बार भी अब धीरे धीरे रिपोर्ट सामने आ रही हैं। 15 जून की बात को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से लिया, लेकिन अब जब धीरे धीरे बातें सामने आ रही हैं, आज 5वां 6वां दिन है, तो ये लगता है उस शौर्य की दास्तान सुनकर कि ये कहानी शायद आगे आने वाले वक्त में मिलिट्री इतिहास, सैन्य इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी। कृष्ण मोहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी देने के लिए। और आज का जो हमारा विश्लेषण है वो उन लोगों के लिए है जो इस बात पर बहुत दुखी हो रहे थे कि हम चीन को जवाब नहीं दे पाए, और जिन लोगों ने चीन का विरोध करने के बजाय भारत पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। आगे बढ़ने से पहले ऐसे लोग कौन हैं हम वो तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम एक बार फिर से बता दें कि आज जो बड़ी बात है, आज जो स्पेशल डीएनए हमें आज आपके सामने आकर ये करना पड़ा, वो इसलिए है क्योंकि देश को अब ये जान लेना चाहिए कि भारतीय सेना बहुत शानदार तरीके से उस दिन गलवान घाटी में लड़ी थी, और हमारे जो गलवान के बलवान हैं उन्होंने देश की रक्षा की, शानदार तरीके से रक्षा की, अपने प्राण हमारे 20 लोगों ने गंवा दिए, शहादत दे दी, लेकिन शहादत देते देते उन्होंने चीन की सेना को इतना बुरा सबक सिखाया है कि चीन की सेना हमेशा याद रखेगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको वो बात याद दिलाना चाहते हैं, पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से हम लगातार आपको यह बता रहे थे कि जो चीन की सेना है पीएलए, आप उसमें और भारतीय सेना का में फर्क समझिए। जो चीन की सेना है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है, वो एक पार्टी की सेना है, वो देश की सेना नहीं है, वो देश के लोगों की सेना नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी की सेना है। और चीन की सेना की जो रिपोर्टिंग है पीएलए की, वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को है, चीन की सरकार को नहीं है। और भारत की जो सेना है, भारत की सेना देश की सेना है।
भारत की सेना इस देश के एक एक बच्चे की, एक एक परिवार की सेना है। भारत की सेना भरी हुई है देश के प्रति जज्बातों से और राष्ट्रभक्ति से भरी हुई है, जो कि चीन की सेना में आपको दिखाई नहीं देगा। हमने अपने अलग अलग विश्लेषणों में आपको यह बताया कि चीन की सेना सिर्फ वीडियो बनाने के लिए काम आती है। चीन की सेना शूटिंग के लिए काम आती है, जो कि कैमरे वाली शूटिंग है। बंदूक वाली शूटिंग वो नहीं कर पाते, वो कैमरे वाली शूटिंग करते हैं। उन्हें शानदार वीडियोस बनाने आते हैं। उन्हें ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करके कैसे एक थकी हुई और कमजोर सेना को विशाल और सुंदर और बलवान बनाया जा सकता है, यह सब कुछ उन्हें आता है। आप जानते हैं चीन दुष्प्रचार करने में बहुत माहिर है और यही दुष्प्रचार करते करते चीन ने दुनिया को और खास तौर पर भारत के बुद्धिजीवियों को यह यकीन दिला दिया कि चीन की सेना बहुत सशक्त है और उसे हराया नहीं जा सकता। उसमें एक बड़ा कारण यह भी है कि हम लोग बचपन से 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बारे में सुनते आ रहे हैं और हर भारतीय की आत्मा पर एक बोझ है और एक अजीब सा डर है कि चीन ने हमें 1962 में हरा दिया था, इसलिए हम दोबारा कभी चीन की सेना को हरा नहीं सकते। और इसी डर और इसी अंडर कॉन्फिडेंस के साथ भारत की जो पूरी की पूरी जनरेशन तैयार हुई है, बड़ी हुई है और इसके पीछे हमारे देश के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। कांग्रेस जैसी पार्टियों का हाथ है। हमारे देश के कम्युनिस्ट नेता जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि लगातार चीन के इस दुष्प्रचार को हमारे देश में बढ़ावा देते रहे। दूसरी तरफ हम आपको लगातार ये बता रहे थे कि जो चीन की सेना है उनके सैनिक शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनके सैनिक मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हैं। उनकी सेना में कोई भी अपनी इच्छा से सेना में शामिल होने के लिए नहीं आता, ना ही उनके अंदर देशभक्ति के कोई जज्बात हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, हमने आपको बताया था कि चीन की सेना शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर है और अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ, आप मेरी बात याद कर लीजिए, हम लगातार हमने आपको यह बताया, अगर कन्वेंशनल वॉर हुआ भारत और चीन की सेना के बीच में, जिसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल अगर नहीं होता है, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अगर नहीं होता है, तो भारत के सैनिक किसी भी दिन चीन के सैनिकों पर बहुत भारी पड़ेंगे। यह बात हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, यह कहते हुए, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था यह सुनते हुए कि चीन के सैनिक यहां आ गए हमारी सीमा के अंदर और उन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया और हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे देश के बहुत सारे नेता तालियां बजा रहे थे। उन्हें लगा कि चीन के सैनिक हमारी सेना से जीत गए, हमारे सैनिक मारे गए, उन्हें इसमें अपनी जीत नजर आई, इसमें उन्हें भारत की हार नजर आई, इसमें उन्हें नरेंद्र मोदी की हार नजर आई। वो ये भूल गए कि इस हार में भारतीय सेना की भी हार है और वो भारतीय सेना का मनोबल कम करके तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ट्विटर पर न जाने कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। आज आप देख लीजिए राहुल गांधी के ट्वीट्स को, वो लगातार ट्वीट्स पर एक के बाद एक लिखते जा रहे हैं और एक तरीके से भारत की सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, भारत की सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारी वो बात बिल्कुल सही निकली है। जब अगर आप चीन के सैनिकों के शव देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पीएलए के जवान भारतीय जवानों के सामने कितने कमजोर साबित हुए उस दिन। आप इस समय देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये ट्वीट्स हैं उस नेता के जिसकी पार्टी उस नेता को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करती है। उस नेता को और उस पार्टी को कितना आनंद आ रहा है यह सोचते हुए कि हमारे देश के अंदर चीन के लोग घुस आए हैं और हमने सरेंडर कर दिया है। एक बार भी हमारे देश के जो नेता हैं, ये पार्टियां हैं, इन्होंने एक बार भी ना तो चीन की आलोचना की, ना पीएलए की आलोचना की, ना ही शी जिनपिंग की आलोचना की। अब सोचने वाली बात यह है कि सीमा पर भारत की तरफ से भारत का कोई नेता नहीं बल्कि भारत की सेना लड़ रही है और ये लोग सेना की हार में अपनी जीत देख रहे हैं, क्योंकि सेना हारेगी, भारत हारेगा और ये लोग समझते हैं कि भारत हारेगा तो नरेंद्र मोदी हारेगा और उसमें ये अपनी जीत देखकर खुश हो रहे हैं। जब हमने आपको ये बताया था कि चीन की सेना कितनी कमजोर है तो इन सभी लोगों को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया था, बड़ा बुरा लगा था और इन लोगों ने एक बार हमारे साथ भी ऐसे ही दुश्मनी निकालनी शुरू कर दी थी। बड़ा मजाक उड़ाया गया कि देखिए इन्होंने चीन की सेना को कमजोर बता दिया, चीन की सेना तो कितनी ताकतवर है, चीन की सेना ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया, चीन की सेना इतनी ताकतवर है, उसे कमजोर क्यों बताया।
लेकिन 15 जून की रात को गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है वो इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि चीन की सेना वाकई कितनी कमजोर है और भारत के सैनिक कितने शक्तिशाली हैं। ये प्रमाण सबूत गैंग के लिए किसी सदमे से कम नहीं है और अब ये लोग चाहें तो आज रात भर चीन की कमजोर सेना की हार का दुख मना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आज प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान फिर से सुनवाना चाहता हूं जो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था। और आज अब आप उस बयान को सुनिए और समझिए कि जब वो ये कह रहे थे कि हमने, जिन लोगों ने हमें आंख उठाकर देखा था, हमने उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा दिया है। जब वो ये कह रहे थे हमारी एक भी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है, आज आपको उनका वो बयान समझ में आएगा। अब सुनिए उस बयान को। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। अब आप ये समझिए प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा। प्रधानमंत्री ने ये इसलिए कहा क्योंकि जो विवादित क्षेत्र था, जहां पर चीन ने अपनी एक गैर कानूनी पोस्ट बना ली थी, वहां पर हमारे सैनिक गए, हमने उस पोस्ट को नष्ट कर दिया। उसके बाद हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर को उन्होंने शहीद किया। इसके बाद हमारे जो लोग थे, हमारे जो वीर सैनिक थे, वो क्रोधित हुए। उसके बाद वो उस पोस्ट के और आगे गए और वहां उन्होंने चीन के सैनिकों को पकड़ पकड़ कर मारा। जो शव मिले हैं चीन के सैनिकों के, उनके रीढ़ की हड्डियां टूटी हुई मिली हैं। जो शव मिले हैं उनकी गर्दनें टूटी हुई हैं, एक तरफ गर्दन टूटकर गिरी हुई है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 17, जो हमें सूत्रों से पता चला है, वो ये है कि जब बाद में हमने चीन के इस कर्नल को, जिसको हमने अपने कब्जे में ले लिया था, इस कर्नल को जब हमने सौंपा वापस पीएलए को, उस समय हमने चीन के 17 सैनिकों के शव भी चीन की सेना को वापस सौंपे हैं। इसलिए इस बात को भी याद रखिए, चीन के 17 शव जो हमारे कब्जे में थे, हमारी सेना के कब्जे में थे, उन शवों को भी हमने पीएलए को बाद में सौंपा है इस जिंदा कर्नल के साथ। अब कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके साथ उनके सारे वो लोग जो ये दुष्प्रचार लगातार कर रहे हैं कि सरेंडर हो गया है, जो ये कह रहे हैं कि चीन हमारे घर में घुस आया है, जो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना ने उन्हें सबक नहीं सिखाया, जो ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक लड़े क्यों नहीं, जो ये कह रहे हैं कि हमारे सैनिक हथियार लेकर क्यों नहीं गए, उन्हें किसने कहा था हथियार छोड़कर जाने के लिए, इन सारे लोगों को आज ये जवाब मिल गया होगा। और अब हम नहीं जानते कि ये सारे लोग, ये सारे नेता और इन नेताओं को चमकाने वाले इनके कार्यकर्ता, ये लोग कहां जाकर छुपेंगे। और पीएलए, पिछले कई दशकों में पीएलए का इतना अपमान किसी देश ने, किसी देश की सेना ने कभी किया नहीं होगा। इसलिए आप सब ये भी जान लीजिए कि इस पूरे दौरान जो सबसे बड़ी बात पूरे देश को पता चली है वो ये कि जो चीन के जो पीएलए है, उसके सैनिक बेहद कमजोर निकले और वो भारत के वीर सैनिकों के सामने कुछ नहीं कर पाए। जब आप उनके शवों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के सैनिकों ने उनका क्या हाल किया था।
इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है? इसे आप 4 बड़ी बातों के जरिए समझ सकते हैं। पहली बात यह कि भारत के सैनिकों से जिस तरह से भारत के सैनिकों ने जिस तरह से चीन को उसके ही घर में घुसकर मारा है, उनके कमांडिंग ऑफिसर को अपना बंधक बनाया, वो भारत की सेना की वीरता की वो कहानी है जो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। भारत के सैनिकों ने उन लोगों को जवाब दे दिया है जो ये कह रहे थे कि चीन ने भारत को उसके घर में घुसकर मारा है, जो सेलिब्रेट कर रहे थे, जो तालियां बजा रहे थे, जो इसे अपनी जीत समझ रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि पहली बार भारतीय सेना ने किसी छोटी लड़ाई में ही सही चीन के 1-2 नहीं बल्कि चीन के 40 से 50 सैनिकों को बुरी तरह से मारा है और चीन की सेना के एक कर्नल को बंधक बनाया है। अब सोचिए, अगर चीन के साथ पारंपरिक युद्ध हो जाए तो भारत के सैनिक चीन का क्या हाल करेंगे। भारत ने चीन को उस मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी हरा दिया है जिस मनोवैज्ञानिक युद्ध से चीन बिना लड़े भारत से जीतना चाहता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब तक चीन के सैनिक हमारी सीमा में अतिक्रमण करते थे और भारतीय सैनिक सिर्फ उन्हें रोकने की ही कोशिश करते थे, लेकिन इस बार भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को अतिक्रमण रोकने के साथ साथ अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों को उनके पूरे जीवन भर के लिए सबक सिखा दिया है। भारत ने सीधा संदेश दिया है कि चीन की घुसपैठ अब बर्दाश्त नहीं होगी। ना हम आतंकवाद बर्दाश्त करेंगे और ना ही अतिक्रमण बर्दाश्त करेंगे। बहुत कड़ा संदेश दिया है। और चौथी बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने चीन के उस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिसमें चीन एशिया की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का सपना देखता है। चीन को यह समझ लेना चाहिए, कोई भी देश सिर्फ हथियारों के बल पर ताकतवर नहीं हो सकता। युद्ध के मैदान में उसी की विजय होती है जो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होता है और भारत की सेना इस मामले में चीन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सिर्फ आधुनिक हथियार कमजोर सैनिक को आधुनिक हथियार दे देने से कुछ नहीं होगा। यह बात गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की वीरता ने साबित कर दी है। इसलिए आज पूरे देश को गलवान के इन बलवानों को सलाम करना चाहिए जो हमारे 20 लोग शहीद हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और हमेशा के लिए यह बात याद रखनी चाहिए कि इस बार भारत ने चीन को वो सबक सिखाया है कि चीन के सैनिक आगे से कोई भी अतिक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो डीएनए के इस विशेष प्रसारण में आज इतना ही। हमें बहुत खुशी है कि आज रविवार के दिन हम आपके सामने आए और हमने आपको आज इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और हमने आपको बताया कि आपकी जो भारतीय सेना है उसमें शौर्य की, हिम्मत की, जज्बातों की, राष्ट्रभक्ति की और सबसे बड़ी बात ताकत की कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। चीन क्या, दुनिया की कोई भी सेना आपके देश का 1 इंच भी ले नहीं सकती। वो बातें पुराने जमाने की हो गई जब चीन की सेना अंदर घुसकर चली आती थी और हम एक तोहफे के रूप में ये सारी जमीन उन्हें दे दिया करते थे क्योंकि हम जानते थे कि हमारी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन वो दिन अब लग चुके हैं। अब 1 इंच जमीन भी नहीं जाएगी और ये बात इस बार चीन को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने ये भी देखा होगा, इसीलिए चीन बार बार भारत से इस बार शिकायत भरे लहजे में ही बात कर रहा है। वो बार बार ये कह रहा है कि हमने नहीं मारा, मारा तो आपने है। असल में आज आपको कहानी समझ में आ गई होगी, मारा तो वाकई हमने ही है। अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी, कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने देश और अपनी सेना पर हमेशा गर्व कीजिए और यह यकीन रखिए कि आपका देश सर्वश्रेष्ठ है और आपकी सेना सबसे ताकतवर है। नमस्कार।
रहो।